हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं जो आपका पार्ट 2 में 35 क्वेश्चंस है। डेली 35 क्वेश्चंस का आपका एमसीक्यू और उसके जितने ऑप्शंस हैं और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स ऐड है, हिमाचल जीके ऐड है और रीजनिंग ऐड है। बाकी सब सिलेबस यही है पार्ट 1 वाला। आज से स्टार्ट किए हैं हम लोग और डेली उसकी एक क्लास चलेगी। अभी तो फिलहाल हम लोग रिकॉर्डेड बैच डाल रहे हैं। बहुत 2 से 3 दिन में हम लोग उसको ऑनलाइन कर देंगे, लाइव कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ और बात ये है कि आपके सिलेबस को 2 पार्ट में बाँटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 85 क्वेश्चंस है, पार्ट बी में आपका 35 क्वेश्चंस है। ठीक है? समझिएगा आप लोग मेरी बात को। टाइमिंग है आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कितने हैं? 120 क्वेश्चंस हैं। तो हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे बहुत समझदारी से दिमाग लगाकर आगे बढ़ना है। जिस टॉपिक में आपका कमांड नहीं है, ठीक है? जैसे कि मैथ से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी उसमें, उस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है क्योंकि इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी है, ठीक है? तो हमें सब चीज़ के पीछे नहीं भागना है, हमें सेलेक्टेड करना है। हमें 80 से 85% सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट मैं करवाऊँगा। आपका टोटल तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊँगा ही कराऊँगा, लेकिन मेरे दिमाग में जो मेन चैप्टर्स हैं, जहाँ से आप एकदम बिल्कुल स्कोर कर सकते हो, अभी तो फिलहाल मैथ्स और साइंस चल रहा है, बहुत जल्दी बाकी सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे, उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। 80 टू 85 क्वेश्चंस एकदम परफेक्टली आपको प्रैक्टिस कराएँगे। आप लोग भी पूरे सिलेबस के पीछे मत भागना, ठीक है? आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि आपका हो गया ये हिंदी, ठीक है? सिलेबस बहुत कम है हिंदी का और आपका है इकोनॉमिक्स, उसका भी सिलेबस बहुत कम है, ठीक है? बाकी जो भी है, उसमें हम लोग दिमाग लगा के बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। अभी हमारे पास हार्डली 50 से 60 दिन है, अच्छा करने वाले हैं हम लोग। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साइंस का 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ये 3rd लेक्चर है साइंस का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उधर आपका पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एक सेक्शन, ठीक है? मैथ्स है, पूरा आप सिलेबस देखे होंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है। साइंस है, ठीक है? इनका जो वेटेज रहने वाला है लगभग इक्वल रहने वाला है, इसलिए मैं साइंस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस बिल्कुल आसान है। आप लोग मेरी क्लास अटेंड करो, उसके बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँगा, साइंस में आप लोग गलती नहीं करोगे। हमें मैथ्स के पीछे टोटली नहीं भागना है, ठीक है? इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकैब सेक्शन है, ठीक है? वहाँ पे आप लोग गलती करोगे। मैं कितना भी इंग्लिश पढ़ा दूँ आप लोगों को, लेकिन वोकैब आपका गलती करने वाले हो आप लोग वहाँ पे वोकैब सेक्शन में, ठीक है? तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसपे हम फोकस करने वाले हैं, जैसे हिंदी हुआ, मैथ्स है, जीएस है और कुछ पोर्शन्स हैं जो आपके मैथ्स के हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, साइंस भी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट पार्ट था आपका, मैं कल यूनिफ़ॉर्म मोशन, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन वगैरह सब पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग, आपका फ़ोर्स एंड लॉज़ ऑफ मोशन। बहुत आसान टॉपिक है, थ्योरी है, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हैं और एकदम समझने वाला टॉपिक है, ठीक है? आप लोग न्यूटन का नाम सुने होंगे, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग न्यूटन का नाम सुने होंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, आप लोग पढ़ते भी आए हो। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। समझना आप लोग एक बार ध्यान से। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है? मान लीजिए ये है बॉक्स, यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है? ये किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। ये वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहेगी जब तक इस पे कोई बाहरी बल इसको बाहरी बल लगाकर इसको मैं उठा ना लूँ या धक्का मार के नीचे गिरा ना दूँ, ठीक है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है, तो गति में ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है? और बाहरी बल कैसा होना चाहिए? असंतुलित होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अब देखो बल है वो 2 प्रकार के हैं, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, ठीक है? अभी मैं बल पे भी आऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है? देखिए,
मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ रखा हुआ है टेबल के ऊपर, इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है? इधर से भी खींच रहे हैं समान बल से, इधर भी खींच रहे हैं समान बल से। मान लो इधर भी खींच रहे हैं 2 न्यूटन से और इधर भी खींच रहे हैं 2 न्यूटन से, ठीक है? तो इसको बोलते हैं संतुलित बल, ठीक है? क्योंकि इसका जो नेट इफेक्ट होगा इस पे क्या होगा? 0 होगा, इसमें कोई गति नहीं होगा। अगर इसमें हम असंतुलित बल लगाते हैं, इधर 2 न्यूटन और इधर क्या है मान लीजिए 3 न्यूटन है, तब ये जो बॉक्स है इधर तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है? यही कंसेप्ट होता है संतुलित बल का और असंतुलित बल का। यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा ही रहूँगा, अगर कोई मुझे पीछे से ऐसा धक्का मार दे रहा है फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए, ठीक है? ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, समझना आप लोग मेरी बात ध्यान से। इस पे क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बल है, फोर्स है, उसकी जो परिभाषा होती है, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है लेकिन आज आप लोग क्लियर कर लेना। जो बल की जो परिभाषा है ना, वो आपका न्यूटन के पहले नियम में दिया हुआ। बल का जो परिभाषा है वो किस नियम में दिया है? आपका न्यूटन के पहले नियम में। और बल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो किस नियम में है? दूसरे नियम में। फिर से बता रहा हूँ, बल को परिभाषित किया गया है न्यूटन के पहले नियम में और न्यूटन का फॉर्मूला को किस नियम में दिया गया है? दूसरे। बल को फॉर्मूला किस नियम में दिया गया है? दूसरे बल में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन के सॉरी बल की परिभाषा, बल को किस न्यूटन के किस नियम में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन के पहले नियम को आपको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जड़त्व का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए डेफिनेशन यही लिखा हुआ है, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में या सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यदि विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। ये है आपका न्यूटन का पहला नियम। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, यदि कोई वस्तु चल रही है तो समान वेग और दिशा में चलती रहेगी। केवल बाहरी असंतुलित बल, इस पे ध्यान देना आप लोग, असंतुलित बल ही वस्तु की गति, समझना मैं बात ध्यान से, गति, दिशा या अवस्था, या विराम में है तो गति में और गति में है तो विराम में बदल सकता है, ठीक है? विराम अवस्था, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, वस्तु समय के साथ, वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, यदि मैं समान गति यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हूँ, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलूंगा जब तक मेरे पर कोई बाहरी बल ना लग जाए, ठीक है? तो मैं बताया था आपको संतुलित बल और असंतुलित बल, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आ गया जड़त्व, इनर्शिया। क्या हो गया? जड़त्व और या इनर्शिया। जड़त्व किसको बोलते हैं? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इनर्शिया, जड़त्व किसे बोलते हैं? ध्यान देना आप लोग, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है? जैसे अब मेरी बात समझना आप लोग, जैसे कि कोई लड़का है 80 किलो का, ठीक है, एक लड़का है 50 किलो का। अब एक बात बताओ आप लोग, 80 किलो वाले लड़के को धक्का देना आसान है कि 50 किलो वाले लड़के को धक्का देना आसान है? 80 किलो वाला, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं, यानी कि जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा है उसके अवस्था में परिवर्तन उतना ही मुश्किल है, ठीक है? आगे ये समझ में आ जाएगा। जड़त्व के प्रकार, विराम का जड़त्व समझना बस रफली है, विराम का जड़त्व, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना? गति का जड़त्व, अगर वो गति में है तो गति में रहेगा जब तक उसको रोका ना जाए। अगर बाइक चला रहे हो तो जब तक ब्रेक लगा के आप रोकोगे नहीं तब तक बाइक गति में रहेगी, ठीक है ना?
ओके, एग्जाम्पल्स, विराम का जरूरत एग्जाम्पल देखो, मेज पर रखे सिक्के के नीचे से कार्ड खींचने पर सिक्का नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स, इसका ध्यान से समझना आप लोग ये बात ध्यान से। न्यूटन के पहले नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग बचपन में खेले भी होंगे, अभी भी खेलते होंगे, मैं तो अभी भी खेलता हूँ। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ सिक्का रखते हैं और फटाक से इसको खींचते हैं तो सिक्का तुरंत बकेट के या मग के अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो सिक्का जो है विराम अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको खींचते हैं तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोग को, पेड़ से फल का टूटना, पेड़ से फल का टूटना। यदि मान लीजिए पेड़ के डाली को आप हिला रहे हो, टहनी को हिला रहे हो आप, ठीक है, उस पे फल लटका हुआ है, डाली पे क्या है? फल लटका हुआ है। तो डाली क्या है? ऐसे-ऐसे हिलने, और वो फल क्या ट्राई करेगा? फल ये कोशिश करेगा कि विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है? टूट के नीचे गिर जाता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठंडी के मौसम में या किसी भी मौसम में हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंकेट को हम लोग डंडे से पीटते हैं। उसपे क्या होता है? उसका जो डस्ट होता है वो निकल जाता है। कैसे क्यों निकलता है? क्योंकि ब्लैंकेट जो आगे-पीछे होता है, ठीक है ना? और उसका जो डस्ट अंदर है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है, ठीक है? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग बस में बैठे हो, बस रुकी हुई है, बस अचानक चल देती है, ठीक है? आप लोग पीछे की तरफ धक्का खाते हो कि नहीं खाते हो? क्यों खाते हो धक्का आप लोग? क्योंकि आप लोग विराम अवस्था में थे और आपकी कोशिश यही रहती है कि हम विराम अवस्था में रहें, जिसकी वजह से बस तो आगे बढ़ गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पीछे ही रहने की कोशिश करते हो, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे धक्का खाते हैं। ये हो गया आपका न्यूटन के पहले नियम का आपका अ, विराम का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। समझना बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गति का जड़त्व। क्या है आपका? गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल, असंतुलित बल न लगे। जैसे कि मान लीजिए आप बस में चल रहे हो, बस चल रही है, आप भी गति में हो, बस भी गति में है। बस वाले ने अचानक ब्रेक मार दिया, आगे तब झटका खाते हो कि नहीं खाते हो? क्यों खाते हो? क्योंकि आप गति में थे और आप अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध कर रहे हो। जो आपका जो इनर्शिया है, वो आपके स्टेट ऑफ पोज़िशन को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है आपको, ठीक है? इस वजह से आप आगे की तरफ झटका खाते हो। कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? आप लोग देखो कभी, कार में सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं, कभी बाइक अचानक कार का ब्रेक लग जाता है तो क्या आप आगे तरफ झुकते हो कि नहीं झुकते हो? क्यों झुकते हो? क्योंकि आप गति में थे, ठीक है ना? और ज़्यादा ना झुक जाओ, इसलिए कार में सीट बेल्ट लगाया जाता है। आई होप कि आइडिया क्लियर है, ठीक है? हम लोग विराम का जड़त्व तो पढ़ लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व तो पढ़ लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका है दिशा का जड़त्व। वस्तु दिशा बदलने का विरोध करती है, ठीक है ना? शार्पली कार मुड़ने पर यात्री एक ओर झुक जाते हैं। आप लोग देखे होंगे बस-वस वगैरह कार से जाते होंगे, अगर टर्निंग पे क्या होता है, आप लोग ऐसा हल्का सा झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपका जो डायरेक्शन कुछ और था, बस के टर्न होने पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा आपका चेंज हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या आपकी अवस्था इनर्शिया क्या कोशिश करता है कि आपकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए आप लोग झुक जाते हैं। आई होप कि आइडिया क्लियर है। न्यूटन का पहला नियम, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग कॉमन सेंस लगा देना, कोई भी एग्जाम्पल पूछ देगा आपसे, ठीक है ना? दिमाग में बस यही बात रखनी है। इसका 2 ही क्वेश्चन मिलता है, इसको जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और बल को, फोर्स को न्यूटन के पहले नियम में परिभाषित किया गया है, न्यूटन के पहले नियम में डिफाइन किया गया है। आई होप कि आइडिया क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कालीन को पीटने पर धूल बाहर निकलती है, मेज पर रखी किताब तब तक नहीं हिलती जब तक धक्का न दिया जाए। अचानक ब्रेक लगने पर सीट बेल्ट हमें सुरक्षित रखती है। घर्षण के कारण फुटबॉल कुछ देर बाद रुक जाती है। मान लो आप फुटबॉल ऐसे फेंकते हो, ठीक है ना? फुटबॉल को मारते हो आप लोग, फुटबॉल डगरते-डगरते कुछ देर जाके आगे रुक जाती है, क्योंकि उसपे घर्षण वाला बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन के पहले नियम का। महत्व आपको गति में परिवर्तन का कारण समझ जाता है और वाहन सुरक्षा का आधार है, बल और घर्षण को समझने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन किस पे? द्रव्यमान पे, मास पे। समझना मेरी बात, द्रव्यमान क्या होता है? हमारा वजन। अभी मैं किलोग्राम
बल, वजन और द्रव्यमान, इसमें आपको आगे चल के अंतर बताने वाला हूँ। फिलहाल तो समझ लो कि हमारे शरीर का जो भार है, ठीक है ना? हमारे शरीर में जितना पदार्थ मौजूद है, उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। आगे समझाऊँगा मैं कि बल और भार में क्या अंतर है, वजन और भार में क्या अंतर है। पहले तो बस इतना समझ लो कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है कि हम कितना भारी हैं। हम कितना भारी हैं, हमारे शरीर में कितना पदार्थ मौजूद है। जितना ज़्यादा भारी होंगे, जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा जड़त्व क्या होगा? ज़्यादा होगा और मेरे परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेज पर रखी किताब विराम में क्यों रहती है? इनर्सी ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे क्यों झुकते हैं? इनर्सी ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। मैं गति में था, यात्री गति में होते हैं, बस अचानक रुक गई, यात्री गति में रहना चाहेंगे क्योंकि अपने अवस्था का परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन बनता है इस पे। चलिए, नेक्स्ट आते हैं बल। बल, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं। बल को परिभाषित किया गया है न्यूटन के पहले नियम में। बल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है न्यूटन के दूसरे नियम में। ठीक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की गति, दिशा, आकार या अवस्था बदल सकती है। बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है, ठीक है ना, पुल और पुश, ठीक है, जो वस्तु की गति, बल अगर हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसकी गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है। अगर मैं इधर जा रहा हूँ, कोई मुझे धक्का दे दिया इस डायरेक्शन में, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा। ठीक है, आकार, शेप, आप लोग देखे होंगे रबड़ बॉल या बैलून जो इलास्टिक वाले होते हैं, उसको दबाने पे उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, अवस्था, पोजीशन। पोजीशन यदि रेस्ट में है तो उसको उठा के हम मोशन में, गति में कर सकते हैं। तो बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। अभी देखिए इसका मतलब क्या, यही सब सिंपल चीजें दी हुई है। स्थिर वस्तु को चलाता है बल, चलती वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, अब बल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यदि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, उसको मैं धक्का ऐसे मार दे रहा हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया आपका? संपर्क बल। असंपर्क बल बताऊंगा मैं। असंपर्क बल क्या होता है? जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो क्या है आपका? असंपर्क बल है। वो हमारे मतलब कोई संपर्क डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे शरीर के ऊपर या इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि असंपर्क बल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संपर्क बल। ठीक है ना, कौन कौन सा है? पेशीय बल, घर्षण बल, अभिलंब बल, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, अब तीनों में अंतर क्या है? देखिए, पहला क्या है? मस्कुलर फोर्स। यदि मैं किसी के ऊपर दम लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, कोई वस्तु है उसको धक्का दे रहा हूँ, तो क्या हो गया आपका? मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, आप जानते हो कि कोई भी वस्तु जो है, अगर किसी घर सरफेस पे उस वस्तु की गति है, तो जो सरफेस है वो क्या करेगा? विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। अभिलंब बल, अभिलंब बल किसको बोलते हैं? मान लो ये टेबल है, ये मार्कर है, इस पे मैं रखा हूँ, मार्कर को टेबल के ऊपर रखा हूँ, ये जो बल है ना, इसका जो वजन है, इस टेबल के ऊपर एक बल लगा रहा है, इसी को बोलते हैं अभिलंब बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बल भी बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री वाला, नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है ये, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ों पे। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बुक ना पढ़े हों, ठीक है? मिस कर रहे होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि यही सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और आप लोग गलती करके आओगे। ठीक है? आपको फिर बाद में अफ़सोस होगा कि इतना आसान सिलेबस था और हम लोग दूसरे चीज़ पढ़ने के चक्कर में मेन चीज़ को हम लोग कवर नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हल्का सा समझते जाओ आप लोग, बाकी काम मैं एमसीक्यू से करा दूँगा मैं। संतुलित बल, वस्तु की अवस्था नहीं बदलता है, बता चुका हूँ मैं संतुलित बल और असंतुलित बल। असंतुलित बल वस्तु की गति और आकार को बदल देता है, बता चुका हूँ मैं। हुँ। ये न्यूटन का पहला नियम बता चुका हूँ मैं। अब आते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पे। किस पे आते हैं? न्यूटन के दूसरे नियम पे।
मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूटन के पहले नियम में बल को परिभाषित किया गया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, जो 35 नंबर स्टैटिक साइंस का, एवरीडे साइंस का जो 35 नंबर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बल के पहले नियम को, बल को परिभाषित किया गया है न्यूटन के पहले नियम में। बल का जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया आपके न्यूटन के दूसरे नियम में। बल का फॉर्मूला क्या है? बल बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। समझना आप लोग, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आते हैं बल के मात्रक के ऊपर, ठीक है। बता चुका हूं मैं, 3 चीजें होती हैं, परिभाषा, फॉर्मूला और मात्रक यानी कि यूनिट। एक तो सबसे इसका जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे है। बल का मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन। इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूटन बोलते हैं या एन से दिखाते हैं, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट देखिए कैसे निकाल सकते हो आप लोग। मास मतलब द्रव्यमान, इसका यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम, किलोग्राम होता है, इनटू एक्सलेशन का क्या होता है? मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर। एक और यूनिट क्या निकल गया इसका? किलोग्राम गुणे मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर गुणे सेकंड की पावर -2। ये क्या हो गया आपका? बल का मात्रक या बल का यूनिट। अब देखिए, अब एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को। अगर मैं आपसे बोलूं x बराबर 4 है, क्या है? x बराबर 4, ओके। दूसरी संख्या लिखूं मैं, x बराबर 1 बटे, सॉरी, y बराबर 1 बटे में 4। इन दोनों में मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब ये हुआ, x बड़ा है, y क्या है? छोटा, ओके। यानी कि अगर x बराबर 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पढ़े होंगे आप लोग, कई बार पढ़े हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि अगर बटे में है तो ये कम होगा, अगर डायरेक्ट है तो क्या होगा? ये ज्यादा। मैं आपको रफ लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ठीक है, रफ लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आप लोग को। वैसे ही देखिए, क्या था फॉर्मूला? F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए, ओके। यानी कि जो फोर्स है, किसी वस्तु पे हम जो बल लगा रहे हैं, तो किसके बराबर होगा? उस वस्तु में उत्पन्न, सॉरी, उस वस्तु में मौजूद द्रव्यमान गुणे उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण। जैसे कि मैं पीछे से ऐसे चल रहा हूं मैं, कोई मेरे पास ऐसे धक्का दे दिया, कोई बल लगा दिया, तो बल किसके बराबर होगा? मेरा द्रव्यमान यानी कि मेरा भार गुणे, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ, कोई पीछे से धक्का लगाएगा तो मेरी स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो हमारे मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यानी कि अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो बल किसके बराबर होता है? उस वस्तु में मौजूद द्रव्यमान गुणे उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स है, अब देखो एक चीज समझना आप लोग, m बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v अपॉन टी, यानी कि v अपॉन टी होता है। अब यहाँ से एक चीज समझना, अगर बल ज्यादा है, अगर बल ज्यादा है तो त्वरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बल ज्यादा है, अगर मैं खूब तेज से किसी को धक्का दे रहा हूँ तो उसकी स्पीड खूब तेज से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर स्पीड तेजी से बढ़ रही है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण भी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर बल ज्यादा है, उत्पन्न क्या हो जाएगा? त्वरण भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब एक बात और समझना, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है ना,
उत्पन्न त्वरण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उस पे कम बल मतलब बल कम लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ से एक चीज समझना आप लोग, फिर से मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझना कि फोर्स बराबर क्या है, मास गुणे v अपॉन टी। ए को क्या लिख दिया हूं मैं, v अपॉन टी। अगर t ज्यादा होता है, t क्या है, ज्यादा है, तो f क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बटे में है कि नहीं है। अगर t ज्यादा है तो f क्या होगा, बल क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अगर t कम है तो बल क्या है, ज्यादा। अगर t कम होगा, अगर समय कम होगा तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ इससे कि आप इसमें एक एग्जाम्पल पूछता है कि जो मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, ओके, कोई फील्डर है, तो बॉल को पकड़ के पीछे तक खींचता है। क्यों पीछे तक खींचता है, इसलिए पीछे तक खींचता है ताकि वो टाइम को बढ़ाता है। टाइम को क्या करता है, बढ़ाता है, समय को बढ़ाता है। अगर समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम। समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बल कम होगा तो उसको चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि क्रिकेट प्लेयर द्वारा बॉल को ऐसे हाथ को पीछे खींचना बॉल पकड़ते वक्त, न्यूटन किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के सेकंड नियम पर आधारित है। ऐसा क्यों करता है, इसलिए करता है कि वो टाइम को बढ़ाता है, टाइम को बढ़ाने की वजह से बल क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट समझिएगा आप लोग। कराटे प्लेयर होते हैं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कराटे प्लेयर ऐसे ईंट रख के या पटरा रख के ऐसे हाथ मारते हैं, तुरंत खींच लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो ईंट या पटरा टूट जाता है, ठीक है। क्यों कर तुरंत क्यों खींचते हैं, क्योंकि टाइम कम लगाना चाहते हैं। वो जो कंटेक्ट टाइम है ना इस पे, ठीक है, बल का जो कंटेक्ट टाइम है वो कम रहेगा। अगर टाइम कम रहेगा तो बल क्या होगा, बल ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर बल ज्यादा है तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर ज्यादा बल लगने से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट होता है टी का और एफ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर क्रिया की समान समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं किसी किसी चीज के ऊपर बल लगा रहा हूँ तो वो चीज भी हमारे ऊपर बल लगाएगी, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन का तीसरा नियम है, बचपन से पढ़ते हुए आए हम लोग। ओके, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई यूनिट न्यूटन, या एक और बताया हूं मैं, केजी गुणे मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज समझना ध्यान से आप लोग, नया एक वर्ड आ रहा है, संवेग, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो बल है उसका एक और फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों को, संवेग में परिवर्तन के दर को, ये भी पूछ सकता है आपको। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन का दर। संवेग क्या है समझना आप लोग, संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान मतलब उसका मास, उसका भार, और वेग मतलब उसमें वेलोसिटी, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, संवेग का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो आप लोग, द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम, वेग वेलोसिटी का यूनिट मीटर बटे में सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर गुणे सेकंड की पावर -1, ठीक है। ओके, ये संवेग हो गया। एक और चीज पढ़ लो आप लोग, इम्पल्स। एक इम्पल्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। एक और चीज बता दे रहा हूं, इम्पल्स है, इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। ओके, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड। इसको हिंदी में हम लोग आवेग भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है, आप लोग समय से याद करना, बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इम्पल्स को हम हिंदी में आवेग बोलते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, ठीक है ना। मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन गुणे सेकंड। संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
और वेग का मात्रक मीटर बटे में सेकंड। ओके, सब पढ़ा चुका मैं आप लोगों को। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बल जो है 10 न्यूटन है और मास कितना है 2 केजी, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बल कितना है 10, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 10 बटे में 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका मास दिया हुआ है 5 किलो और ए कितना दिया हुआ है 4, तो बल पूछ रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन, यानी कि 5 गुणे 4 यानी कि 20 न्यूटन। आसान आसान चीजें हैं इसमें। एसआई फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर एम ए। एसआई यूनिट क्या है, यूनिट क्या है आपका न्यूटन। न्यूटन गति साथ गति प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया जोड़े में होती है, अगर क्रिया लगाओगे तो आपके ऊपर प्रतिक्रिया भी आएगी, ठीक है ना। अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पे मार रहा हूँ तो दीवार पे जो बल लगा रहा हूँ मैं, सॉरी, अगर मैं इस पे मार रहा हूँ, इस पे बल लगा रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी हमारे ऊपर बल लगाएगी। इसमें 2 बल लग रहा है, एक मेरे मुक्के पे और दूसरा बोर्ड के ऊपर। परिमाण समान, यानी कि जितना न्यूटन में बल लगा रहा हूं मैग्नीट्यूड उसका सेम है, और दिशा क्या है विपरीत है, यानी कि विपरीत दिशा में दोनों बलें लगती हैं, एक इधर लग रही है दूसरा इधर लग रही है। नेक्स्ट देखिए इसका ये F12 बराबर F-21, यानी कि ये डायरेक्शन अलग अलग है, इधर जो बल लग रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। यदि ए बी पर बल लगा है तो बी भी ए पर उतना ही विपरीत बल लगाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, चलना, हम चलते हैं तो पैर को ऐसे पीछे मारते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग 100 मीटर के आप लोग अगर रेसिंग में जा रहे होंगे तो सबसे पहला क्या करते हो, पैर को खूब तेज पीछे धक्का देते हो कि नहीं देते हो, क्यों धक्का देते हो, ताकि आपको स्टार्ट अच्छा मिले। आप जितना बल पीछे लगाओगे उतना ही बल आपके ऊपर आगे की तरफ लगेगा और आप तेज भागोगे। घोड़ा जो है दौड़ने से पहले पैर पीछे मारता है, ठीक है। आप लोग स्विमिंग करते हो तो पैर ऐसे हाथ ऐसे पीछे करते हो ताकि आपको जितना बल पीछे लगाते हो उतना ही बल आगे भी आपके ऊपर लगता है। बंदूक चलाते हैं तो आप लोग देखे होंगे, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो बंदूक का जो ये है पीछे वाला बट वो भी हमारे पीछे हमारे तब कंधे तब धक्का देता है, ठीक है। स्विमिंग, रॉकेट, रॉकेट आप लोग देखे होंगे उड़ने से पहले नीचे तक खूब प्रोपोर्शनल यानी खूब धुआं फेंकता है, एक बल लगता है जिसकी वजह से ऊपर जाता है वो, ठीक। चलना कूदना तैरना रॉकेट प्रक्षेपण, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को समाप्त नहीं करती हैं, ठीक है ना, बस लगती हैं और एक दूसरे को समाप्त नहीं करती हैं। व्यक्ति दीवार को 50 न्यूटन से धक्का देता है तो दीवार भी व्यक्ति को 50 न्यूटन से ही धक्का देगी। चलिए वही सब है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आई होप कि आप लोग मेरे साथ पढ़ते पढ़ते चलना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग छोड़ते जाओगे आगे के लिए तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। अभी तो फिलहाल 2 से 3 क्लासेस चल रही हैं, आगे चल के और क्लासेस बढ़ने वाली हैं 2 से 3 दिन बाद, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलो। मैं आशा करता हूँ कि एक बार 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको फिर दोबारा एसपी पटवारी के लिए ये सब टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ एमसीक्यू से रिविजन करोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके।